हेलो हाय नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अपूर्वा नाइक। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है विद अपूर्वा नाइक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के महाराष्ट्र सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। हमने इस वीडियो में हम इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने पहले भी 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें हमने टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी, इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2021 के कवर कर दिए हैं। आज हम ये सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट सिर्फ अभी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन बाकी है, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री, तो वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट 2018 के भी क्वेश्चंस कुछ मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो सेवरल कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी, जिसे हम SCID कहते हैं, माइस डू नॉट हैव, मीन्स माइस में SCID क्यों होता है, अगर उनमें क्या नहीं है तो उनमें SCID होगा, ये क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि ये इम्यूनो का क्वेश्चन है। अगर इम्यूनो में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अगर न्यूट्रोफिल नहीं है तो क्या डिसीज़ होगा, अगर B सेल T सेल नहीं है तो क्या डिसीज़ होगा, अगर थाइमस नहीं है तो क्या डिसीज़ होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो ऑर्गन के रिलेटेड या सेल के रिलेटेड है। अगर हम SCID के बारे में अगर कहें तो SCID अगर B सेल एंड T सेल अगर नहीं है तो माइस में उस माइस को हम SCID माइस कह सकते हैं, या उसमें SCID डिसीज़, इम्यूनो डिसीज़ हो जाती है। तो इसका आंसर है B एंड T सेल। तो फिर इस क्वेश्चन को देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यूनो डिसीज़। सो ऑटो इम्यूनो डिसीज़ मतलब क्या? ऑटोइम्यून डिसीज़ मतलब हमारी ही एंटीबॉडीज़ जब हमारे ही सेल को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे सेल में एंड फॉरेन सेल में जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही है, तो उसे हम कहेंगे ऑटोइम्यून डिसीज़। सो मोस्ट कॉमनली ऑटोइम्यून डिसीज़ यहाँ पे जो एग्जांपल है इसमें से है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है कि हमारी जो एंटीबॉडीज़ है वो नर्व से जो सिग्नल आ रहा है वो सिग्नल मसल्स तक पहुंचने नहीं देती, और जो सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को वो एंटीबॉडीज़ क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है या डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए मसल्स का जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाता है इन द केस ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। सो यस, माइस्थेनिया ग्रेविस इज़ अ वन टाइप ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज़। बाकी जो यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं वो ऑटोइम्यून डिसीज़ नहीं है। So peptide antigen assembly with class 1 MSC molecule is aided by, तो class 1 MSC molecule का जो असेंबली है वो कैसे होती है या कौन उसको मदद करता है करने के लिए? चैपेरॉन मॉलिक्यूल, इम्यूनोग्लोबुलिन, टी सेल रिसेप्टर या फिर साइटोकाइन। सो इसमें से इसका आंसर है दैट इज़ चैपेरॉन मॉलिक्यूल्स। ये चैपेरॉन्स हेल्प करते हैं MSC1 मॉलिक्यूल को पेप्टाइड एंटीजन के साथ असेंबल करने में। तो मैं फिगर के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अलॉन्ग विद दैट मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि क्लास 1 या क्लास 2 जो MSC मॉलिक्यूल है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप एक बार उनका जो डिफरेंस है अलॉन्ग विद दैट वो कैसे एक्सोजिनस है या एंडोजिनस है, किस तरह से पेप्टाइड को असेंबल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि बहुत बार MSC मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आ जाते हैं। सो अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल है और ये क्लास 1 की फिगर है जिसमें प्रोटीन है। प्रोटीन को प्रोटियोसोम्स के साथ डिग्रेड कर दिया जाता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अलॉन्ग विद दैट टैप से वो ट्रांसपोर्ट होके ER में आता है, वहाँ पे उसको पेप्टाइड MSC मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन MSC मॉलिक्यूल यहाँ पे कैसे आता है, तो MSC मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे है, और इस MSC मॉलिक्यूल पर अगर हम देखें तो येलो कलर से ये ऑरेंज कलर से ये चैपेरॉन्स यहाँ पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो चैपेरॉन्स यहाँ से हट जाते हैं और उसके बाद ये पेप्टाइड जाके उस MSC मॉलिक्यूल पे ट्रांसफ़र होता है और फिर ये MSC मॉलिक्यूल जाके सेल सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है। सो उस मॉलिक्यूल या उस जगह पे जहाँ पे पेप्टाइड बाइंड हो रही है वहाँ पे कोई और पेप्टाइड या फिर कोई अननेसेसरी चीज़ें बाइंड ना हो जाए, इसलिए चैपेरॉन्स वहाँ पे बाइंड होते हैं और वो ये असेंबल करने के लिए मदद करते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है चैपेरॉन्स। सो यहाँ पे इसका आंसर है चैपेरॉन्स की पेप्टाइड एंटीजन असेंबल विद क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल इज एडेड बाय द चैपेरॉन मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
सो अगला क्वेश्चन है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी ऑक्यूर इन रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ। सो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी हमें पता है कि मोस्ट कॉमनली माइटोकॉन्ड्रिया के जीन की वजह से होती है। अलॉन्ग विद दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियस, इन दोनों की जो जीन के इंटरैक्शंस है उनके वजह से मोस्ट कॉमनली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज़ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है जेनेटिक्स से। सो इफ वुमेन हैविंग अ ब्लड ग्रुप ए विथ AO जीनोटाइप मैरिड विद द मेन हैविंग ब्लड ग्रुप BB जीनोटाइप, द एक्सपेक्टेड प्रपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगस अमॉन्ग देयर चिल्ड्रन इज। सो हेट्रोजाइगस का अमाउंट या फिर प्रपोर्शन यहाँ पे पूछा है कि कितने % हेट्रोजाइगस यहाँ पे फॉर्म होंगे जब मेल का जीनोटाइप BB है और फीमेल का जीनोटाइप AO है, दैट इज़ A है। तो चलिए इसको निकालते हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि हेट्रोजाइगस का प्रोपोर्शन कितना आएगा। यहाँ पे पहले क्या लिखा है ये पहले मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ A ग्रुप लिखा है और उसके आगे A0 लिखा है। इसका मतलब ये कि इसका जो जीनोटाइप है वो IA एंड स्मॉल I है। अगर हम B के बारे में बोलें तो यहाँ पे दिया है BNB, इसका मतलब जो मेल है उसका जीनोटाइप हमें बोला है IB एंड IB, ठीक है। अगर फीमेल का या वुमेन का AO दिया है, इसका मतलब हमें ये दिया है IA एंड स्मॉल I या फिर I0। इस तरह से ये दोनों जीनोटाइप यहाँ पे हमें दिए हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने वुमेन का जीनोटाइप लिया है, दैट इज़ IA एंड स्मॉल I, या फिर हम इसे IO भी कह सकते हैं। और मेल का जीनोटाइप यहाँ पे मैंने लिया है B एंड B, इसलिए IB एंड IB। यहाँ पे हम दोनों को क्रॉस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ IA एंड IB को क्रॉस करें तो हमें एक हेट्रोजाइगस मिलेगा, दैट इज़ AB ब्लड ग्रुप, दैट इज़ IA एंड IB। अगर इसका अगर हम क्रॉस करें तो हमें IB एंड I, सो फिर हमें B ब्लड ग्रुप मिलेगा। सेकेंड हम इसे और इसे क्रॉस करेंगे तो हमें फिर से IA एंड IB, दैट इज़ हेट्रोजाइगस ब्लड ग्रुप मिलेगा, दैट इज़ A एंड B मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग इसे और इसे हम क्रॉस करें तो हमें IB एंड I, इसका मतलब B ब्लड ग्रुप मिलेगा। हमें पूछा है हेट्रोजाइगस फिनोटाइप, राइट। सो हेट्रोजाइगस अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 और 2 हेट्रोजाइगस है। आउट ऑफ 4 हमें 2 हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं, इसका मतलब हमें 1/2 इसका मतलब हमें 50% हेट्रोजाइगस मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे आंसर है बी। आंसर की में रॉन्ग आंसर दिया है, उन्होंने 100% दिया है, दैट इज़ डी, वो आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर है बी, दैट इज़ 50% हमें हेट्रोजाइगस मिलेगा और 50% हमें बी ब्लड ग्रुप मिलेगा। सो इसका आंसर हो जाता है बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लीफी रेगुलेटरी जीन एंड एराबेरॉक्सिस थैलियाना इज करेक्ट। सो लीफी जीन के बारे में अगर हम देखें तो मोस्ट कॉमनली हम जीन को नाम इस तरह से देते हैं कि उसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो हमें लीफ प्रोड्यूस होंगे। इसका मतलब ये कि वो जो जीन है वो अगर म्यूटेट हो जाए तो उस प्लांट में सिर्फ लीफ फॉर्म होंगे, इसलिए हम उसको लीफी कहते हैं। इसका मतलब लीफ फॉर्मेशन में या फिर लीफ के रिलेटेड किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में लीफी जीन तो मदद नहीं करने वाला। अगर ऐसा लॉजिकली भी हमें कुछ भी पता ना हो इस बारे में तो हम लॉजिकली इस तरह से चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हैं। लीफी जीन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली जो प्लांट है उसमें फ्लावर प्रोडक्शन में या फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी देने में मदद करता है। अगर प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करने हो या फिर फ्लावर फॉर्मेशन में मदद करनी हो तो उस प्लांट में लीफी जीन का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए वो प्लांट क्या करता है फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी देने के लिए, उस प्लांट को फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी देने के लिए लीफी जीन क्या करता है मदद करता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज़ फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी करने के लिए लीफी जीन मदद करता है। उसके बाद है जो है हार्मोन्स के रिलेटेड, दैट इज़ फाइटो हार्मोन्स। आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ बनाना कैन बी इंड्यूस बाय।
बनाना की राइपनिंग हम कौन सा हार्मोन देकर इंड्यूस कर सकते हैं? ऑक्सिन, साइटोकाइन, इथिलीन या पॉलियामाइन्स। सो ये इजी है, दैट इज़ इथिलीन। जिसे हम राइपनिंग या ये गैस हार्मोन है। अगर एक भी बनाना, मोस्ट कॉमनली अगर हम बनाना एक रूम में रख रहे हैं तो जो राइप हुए बनानास है वो मोस्ट कॉमनली इथिलीन जो है वो एक गैस फाइटो हार्मोन है, राइट। सो बाकी जो बनाना है वो राइप होने के लिए शुरू हो जाते हैं, इसीलिए इथिलीन जो है वो राइपनिंग के लिए मदद करता है, दैट इज़ द सी। उसके बाद है डिप्लोस्पोरी एंड पार्थिनोजेनेसिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ। So first of all, what is the diplospore and what is parthenogenesis? So parthenogenesis most commonly हमें पता होता है what is exactly the parthenogenesis is. So parthenogenesis मतलब क्या? तो पार्थेनोजेनेसिस मतलब क्या कि अगर हम किसी भी एम्ब्रियो को फॉर्म कर रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो इसे हम कहेंगे पार्थेनोजेनेसिस। सेकेंड वन इज डिप्लोस्पोरी। सो डिप्लोस्पोरी क्या है? डिप्लोस्पोरी मतलब जब मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होती है तो उसे हम 3 बार डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्म होते हैं। विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन हमें प्रोजेनीज या हमें एम्ब्रियोज मिलते हैं जिसे हम कहेंगे डिप्लोस्पोरी। अब इन दोनों केस में जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है वो जैसे कि पेरेंट का एम्ब्रियो है, जैसे कि पेरेंट के फीचर्स है, सेम लाइक प्रोजेनी के भी फीचर्स होंगे। और इसी कारण हम ये दो चीज़ें करते हैं, डिप्लोस्पोरी या फिर पार्थेनोजेनेसिस, क्योंकि हमें कोई उनके जीन में या उनके कैरेक्टर में चेंज नहीं करना है। जैसे पैरेंटल प्लांट है, हमें वैसे ही प्लांट अगर चाहिए हो तो हम हैप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। सो इसीलिए ये डेवलपमेंट अगर हम डिप्लोस्पोरी या फिर पार्थेनोजेनेसिस कर रहे हैं तो उससे क्या फॉर्म होगा? तो उससे हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्म होगा जो कि पैरेंटल एम्ब्रियो के जैसा या पैरेंटल प्लांट के जैसा ही होगा। सो दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ हैप्लॉइड एम्ब्रियो। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो दैट इज़ द मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पहले तो इन चीज़ों को पकड़ लेना जो चीज़ें आपको आती है, राइट। पहली चीज़ इज़ दैट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमें पता है कि क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम होगा, सो सी का 1 हो जाएगा जो कि यहाँ है और यहाँ है। सो सी और ए कैंसिल कर सकते हैं, हमारा आंसर बी या डी में से कोई होगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है, और नाइट्रोजिनेज में मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। सो नाइट्रोजिनेज में मॉलिब्डेनम होगा, सो डी का होगा 2 जो कि सिर्फ बी में है। सो डी तो गया। सो इसका मतलब सल्फ़र जो है वो क्या होगा? सल्फ़र के पास मिथ्योनिन एंड जिंक इज एन ऑक्सीजन। सो ये इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ बी। जो आपको पता है वो पहले जोड़ दीजिए तो आपको आंसर अपने आप मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखें तो विच विद द रेफरेंस टू द प्लांट गाइनोजेनेसिस रेफर्स टू। तो गाइनोजेनेसिस क्या रेफर करता है या गाइनोजेनेसिस मतलब क्या? दैट इज initiation of gynoecium, development of gynoecium, development of haploid plant from the egg of unfertilized female gametophyte in vitro, और development of ovary। एक्चुअली गाइनोजेनेसिस मतलब क्या कि प्लांट का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें सिर्फ फीमेल से, मतलब फीमेल कंट्रीब्यूटिंग जीन उसमें एक्सप्रेस होंगे। विदाउट फर्टिलाइजेशन वो प्लांट फॉर्म होगा। जैसे पहले वाला क्वेश्चन हमने देखा है कि उसमें हम हैप्लॉइड प्लांट फॉर्मेशन करने के लिए पार्थेनोजेनेसिस या डिप्लोस्पोरी करते हैं। द सेम वे गाइनोजेनेसिस भी हम हैप्लॉइड प्लांट फॉर्म करने के लिए ही यूज़ करते हैं, जिसमें जो जीन्स है या फिर जो कैरेक्टर है जो फीमेल से कंट्रीब्यूट हो रहे हैं वही उस एम्ब्रियो में एक्सप्रेस होंगे या वही उस हैप्लॉइड प्लांट में एक्सप्रेस होंगे, इसीलिए हम गाइनोजेनेसिस करते हैं। So gynogenesis is referred to the development of haploid plant from the egg cell of an unfertilized female gametophyte in vitro. So इसका आंसर हो जाएगा C. So that is the gynogenesis. उसके बाद अगर हम देखें तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से क्वेश्चन है। In a fertilized egg, cortical granule reaction required for slow block polyspermy is initiated by। पहली बात तो ये
कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कब रिलीज़ होता है? तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में रिलीज़ होते हैं जब एक स्पर्म एक एग के अंदर एंटर कर चुका है, बाकी स्पर्म्स अंदर एंटर ना कर सके, इसलिए कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज़ होते हैं, राइट। सो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन रिक्वायर फॉर स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, और वो जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल की रिएक्शन है वो स्टार्ट कैसे होती है? तो वो स्टार्ट होती है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम। अगर को हम देखें तो जब कोई भी स्पर्म एंटर करता है तो स्पर्म एंटर करने के बाद एग में पीएलसी एक्टिवेट होता है, और पीएलसी एक्टिवेट होने के बाद IP3 एक्टिवेट होता है, और IP3 जाके क्या करता है, ER से कैल्शियम को एक्टिवेट करता है। सो कैल्शियम बाहर रिलीज़ होने के कारण कैल्शियम बहुत सारी चीज़ों को काम करता है, वो फास्ट ब्लॉक करने में भी मदद करेगा और वो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिलीज़ करने में भी मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे यही दिखाना है कि कैल्शियम प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। आप अगर यहाँ पे फोकस करें तो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स को एक्टिवेट करने के लिए कैल्शियम रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट कैल्शियम के बहुत सारे रोल्स है, पॉलीस्पर्मी में भी है, अलॉन्ग विद एग एक्टिवेशन में भी है, स्पर्म एक्टिवेशन में भी है, बहुत सारे रोल्स होते हैं। आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वो पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पे उसका या उस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ अ कैल्शियम, ठीक है। सो अगर हम यहाँ देखें तो इनिशियल फर्टिलाइजेशन एग में कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन रिक्वायर्ड अ स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी एंड इट इज़ इनिशिएटेड बाय कैल्शियम। दिस इज़ ओवर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अलॉन्ग विद दैट इसके अगले वीडियो में हम 2018 के जो क्वेश्चन रिमेनिंग है अगले 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, उसका एक वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। 2021 के अभी सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगी। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो। अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अलॉन्ग विद दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं जो महाराष्ट्र सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे भी उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।